नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा न्यूज़। पहला न्यूज़ दोस्तों, 2 FPIs लिंक टू अडानी ग्रुप एक्टेड एज फ्रंट्स फॉर प्रमोटर्स सेज OCCRP। पहले तो ये देखिए OCCRP है क्या। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये एक बॉडी है, एक बॉडी है जो कि करप्शन वगैरह को, जो कि कॉरपोरेट लेवल में जो करप्शन है उसको यू नो एक विसल ब्लोअर की तरह काम करते हैं। कई सारे इनके वो रहते हैं। अभी जैसे इन्होंने वेदांता के लिए भी लेके आया, ये मैं आपको सैटरडे के न्यूज़ में कवर करा दूंगा, सैटरडे के न्यूज़ के लेक्चर में। तो वेदांता को भी इन्होंने बोला कि वेदांता ने जो है बीच में माइनिंग लाइसेंस के लिए थोड़ा लॉबिंग किया था उस टाइम के माइनिंग मिनिस्टर के साथ। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कॉरपोरेट फ्रॉड्स या कॉरपोरेट जो मिसडूइंग्स है वो सब सामने लेके आते हैं अपने रिपोर्ट्स के थ्रू। तो अभी जो है इन्होंने अडानी के ऊपर बोला है कि 2 FPIs हेल्प अडानी प्रमोटर्स टू रिक शेयर प्राइसेस। आपको पता है अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है अडानी के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे कि भाई इन्होंने एक तो पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन नहीं करके रखा है। इनका जो होल्डिंग था वो क्या किया इन्होंने पब्लिक के थ्रू, मतलब जो भी अपना होल्डिंग है, एक तो खुद तो होल्डिंग रखे और बाकी का जो पब्लिक के पास होना चाहिए वो अपने क्या कि कहीं और से प्रमोटर से किसी और से लिंक करा के इंडिया में इन्वेस्ट करा दिए। फिर उसके बाद इनका ये चीज़ है कि भाई शेयर प्राइस को भी इन्होंने काफ़ी मैनिपुलेट किया पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-1.5 साल में। तो ये सब एलिगेशंस के कारण अब गवर्नमेंट का तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट अलग अलग इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लोग भी अपना सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई अडानी के शेयर प्राइसेस रिग हुए थे और 2 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इन्हें हेल्प किया था। पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय टू फंड्स वाज 430 मिलियन, मतलब इनका जो मैक्सिमम वैल्यूएशन तक गया था वो 430 मिलियन तक गया था। ये जो है 8 to 14% ये जो FPIs है ये अपना अडानी में होल्ड करके रखते थे। अडानी ग्रुप बोलते हैं कि भाई ये आप जो लेके आ रहे हैं, इनका जो OCCRP का जो रिपोर्ट है ये बोल रहे हैं कि भाई ये FPIs ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में सेबी में, तो फिर आप अलग से अपना इन्वेस्टिगेशन क्यों लेके आ रहे हैं। लेट सेबी कंडक्ट इट्स इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल सेज नो एविडेंस ऑफ ब्रीच ऑफ MPS नॉर्म स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है अभी तक कंडीशनली उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है अभी तक के सिनेरियो में कि भाई अभी तक जो हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का वायलेशन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मलेशिया, फिलीपींस एंड ताइवान प्रोटेस्ट चाइना मैप। चाइना ने अभी फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना रीजन दिखाया ही है, उसके खिलाफ इंडिया ने भी प्रोटेस्ट तो किया ही है। बाद में चाइना ने क्या किया, साउथ चाइना सी में एक ये क्लेम करते हैं 9 डैश लाइन करके। 9 डैश लाइन को ये क्लेम करते हैं कि ये 9 डैश लाइन जितना भी क्रॉस हो रहा है वो उसके अंदर का टेरिटरी चाइना का टेरिटरी है। अब उसमें कई हद तक फिलीपींस का भी आ जाता है, कई हद तक मलेशिया का भी टेरिटरी आ जाता है, कई हद तक ताइवान का भी टेरिटरी आ जाता है। ताइवान तो मतलब इन्होंने ऐसा सोचता है कि ये लोग खरीद ही लिए, समझ लो। तो कई सारे कंट्रीज़ ने उसको अपोज किया है कि भाई आप जो कह रहे हो 9 डैश लाइन, इनफैक्ट सारे साउथ चाइना, मतलब वियतनाम बोल लो, आपके थाईलैंड वगैरह बोल लो, मतलब इनके सारे कंट्रीज़ ने अपोज किया है साउथ चाइना सी के। और इन्होंने बोला है कि भाई जापान बोल लो जहाँ तक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई आप जो ये 9 डैश लाइन दिखा के गलत कर रहे हो, आपका क्लेम में ऐसा कुछ नहीं आता। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने जो 9 डैश लाइन वापस से जो क्लेम किया है, वापस से ताइवान ने उसे अपोज किया है, मलेशिया ने अपोज किया। मलेशिया ने कहा है कि भाई डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हम लॉन्च किए हैं इसके खिलाफ और मैप के खिलाफ। फिर उसके बाद फिलीपींस ने बोला है कि भाई चाइना मस्ट एक्ट रेस्पॉन्सिबली, चाइना ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया पुट्स ऑन होल्ड विजिट रिक्वेस्ट बाय यूक्रेनियन MPs। देखिए यूक्रेन के जो MPs है वो विज़िट करने वाले थे इंडिया, बट इंडिया ने समहाउ जो है उस रिक्वेस्ट को होल्ड पे डाल दिया है। रीज़न बिंग कि इंडिया जो अभी G20 को कंडक्ट कर रहा है और अभी इस बार दिल्ली में होगा, जैसे मैंने आपको न्यूज़ भी बताया था कि दिल्ली के कुछ शॉप्स, मतलब सारे शॉप्स, रिटेल शॉप्स बंद भी रहेंगे उस समय। खैर वो एक अलग न्यूज़ है, बट अभी इंडिया ने यूक्रेन को जो है होल्ड पे डाल दिया है, यूक्रेन के विज़िट को। और इंडिया ने यही रीज़न कोट किया है कि यार यूक्रेन के जो कंट्रीज़, मतलब जो कंट्रीज़ यूक्रेन के फॉर में, जो कंट्रीज़ यूक्रेन के अगेंस्ट में, जैसे कि रशिया, वो सब आएंगे G20 में। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते कि G20 में हम यूक्रेन को बुला के बेकार का कंट्रोवर्सी ले। ऐसा नहीं है कि इंडिया कह रहा है कि हम रशिया के साथ और यूक्रेन के अगेंस्ट, ऐसा नहीं। इंडिया बस ये बोल रहा है कि हम अभी नहीं बुलाना चाहते, जस्ट दैट वी वांट टू रीशेड्यूल इट।
दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मैंने ये चीज़ बोला, डिप्लोमेसी इंडिया को जो अभी जिस लेवल पे चल रहा है कि भाई इंडिया ओपनली किसी का ना फॉर में बोलता है, किसी के अगेंस्ट में बोलता है। ऑब्वियसली जब इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आती है तब इंडिया चुप नहीं बैठता। बट ये सब मैटर में इंडिया का ना कोई परमानेंट फ्रेंड है ना कोई परमानेंट एनिमी, इंडिया का हमेशा परमानेंट इंटरेस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ग्लोबल आईटी हार्डवेयर कंपनीज बैट फॉर लिफ्टिंग ऑफ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, हो क्या रहा है कि आईटी कंपनीज जो कि अपने सिस्टम वगैरह इधर बनाना चाहते हैं, जैसे कि एचपी हो गया, डेल हो गया, एसर हो गया, एसूस हो गया, तो ये सब कंपनीज जो है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई आप जो ये आईटी हार्डवेयर पे जो बैन लगा रहे हो और आप हमें पीएलआई दे रहे हो, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा। भाई पीएलआई का यूज़ तो हम तभी उठा पाएंगे जब मेरे पास आईटी हार्डवेयर का इनपुट्स अवेलेबल रहेगा, और वो रहेगा ही नहीं क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो इन्होंने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप जो है इसको एक बार थोड़ा रिकन्सिडर करो, थोड़ा टाइम दो इंडिया के प्रोडक्शन को बढ़ने में, तब जाके धीरे धीरे करके आप रेस्ट्रिक्शन लगा देना। याद रखिए, इंडिया ने बैन नहीं लगाया, इंडिया ने बस लाइसेंस रिक्वायरमेंट कर दिया। तो लाइसेंस रिक्वायरमेंट करने के कारण ऑब्वियसली वो अब क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंपोर्ट करना। तो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि आईटी कंपनीज बोल रहे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई तो कम हो जाएगा, आप ये चीज़ मान के चलो। तो इसके कारण जो है आईटी कंपनी से बोला है कि भाई थोड़ा सा आप इसे रिकन्सिडर करिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ओटीटी बैकर्स का रेस कंसर्न ओवर ट्राइज रेगुलेशन पेपर। देखिए, ट्राई ने एक रेगुलेशन कंसल्टेशन पेपर, मतलब एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है अपने एंड में। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि जो ओटीटी है, ओटीटी जैसे ओवर द टॉप मतलब प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप बोल लो, फेसबुक वगैरह बोल लो, तो इनमें जो डेटा कंज्यूम होता है, क्या टेलीकॉम रेवेन्यू, जो टेलीकॉम जो है आपका डेटा बांट देता है आपको, अब आप जाके जो है व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हो, तो जितना भी आपने रेवेन्यू दिया वो तो टेलीकॉम अथॉरिटी को दे दिया, सॉरी मतलब आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया, जिसे हम टीएसपी बोलते हैं। और इन फेसबुक इंटरनेट वगैरह को तो आपका रेवेन्यू का शेयर नहीं मिला। ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट से कमा रहे, जो भी कमा रहे वो बहुत हैवी कमा रहे, बट जो आपने जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को डेटा यूज़ करने का जो पैसा दिया वो इनको नहीं मिला। अब कंसल्टेशन पेपर में चीज़ पूछा जा रहा है, क्या ओटीटी और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में रेवेन्यू शेयर होना चाहिए, जो भी आप डेटा उसमें कंज्यूम कर रहे हो। तो इसमें पहले आईएमआई ने बोला, इंडियन मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई अगर आप जो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई अगर आप जो है इसमें अगर शेयरिंग करोगे तो ये नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करेगा। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है दोस्तों, अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर साइट को बैन नहीं कर सकते और एक पर्टिकुलर साइट को आप प्रमोट नहीं कर सकते। देखिए, स्पॉन्सर्ड जो आता है वो लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, या अब कोई पर्टिकुलर साइट बैन है, जैसे सपोज मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर रखा है, तो वो साइट तो बैन है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन पता चला अगर मैं सपोज मान लीजिए कोई सर्च कर रहा हूँ कोई मोबाइल फ़ोन के लिए, और रिलायंस ने अपना डेटा पैक में ज़बरदस्ती जियो का जो सिम है वो प्रमोट कर रहा है, और मैं सर्च कर रहा हूँ नॉर्मल उसका, वो एयरटेल का दिखाई नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गूगल खुल रहा है तो गूगल को जितना प्रेफरेंस मिल रहा है उतना याहू को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। आप समझ रही है ना ये कॉन्सेप्ट क्या है नेट न्यूट्रलिटी का। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में भी फॉलो होता है। तो अब ये चीज़ बोला जा रहा है, आईएमआई बोल रहा है कि अगर आप इसको ऐसे रेवेन्यू का शेयर स्लाइस कर दोगे ना, इससे क्या होगा प्रॉब्लम कि नेट न्यूट्रलिटी वायलेट हो सकता है, क्योंकि फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिनका या उनको ज़्यादा बैंडविड्थ दे देंगे जिनका रेवेन्यू शेयरिंग कम है उनके साथ। मतलब सपोज मान लो आपने टेलीकॉम को 100 रुपीज़ दिया, तो वो सिर्फ 10 रुपीज़ जिससे दे रहे, तो वो फेसबुक बोला भाई मेरे को 10 में चलेगा। यही मान लो ट्विटर एक्स बोल रहा है कि भाई मेरे को 30 चलेगा, तो ट्विटर एक्स का जो है ना बहुत स्लो कर देंगे बैंडविड्थ, तो नेट न्यूट्रलिटी आपका कम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के कारण बोल रहे कि प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू शेयर जो उनका कट जो देना पड़ रहा है उनको, उन लोग क्या करेंगे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यूज़र्स के लिए दाम बढ़ा देंगे। अब यूज़र्स के लिए जब दाम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही देखिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है नहीं कंपेयर टू अदर डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ऐसे अगर आप कर दोगे तो वो तो और कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, इंटरनेट डिजिटल डिवाइड वगैरह वो सब बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ ना आप कोट कर सकते हो अपने एग्जाम्पल में। देखिए, आपको ना एक जगह लिखा हुआ नोट्स
मिल भी जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, लेकिन जो आप अपने नोट से प्रॉपर लिखोगे ना, डिजिटल डिवाइड में अगर मान लीजिए पॉइंट ऐड कर दिया आपने, तो नेट न्यूट्रलिटी में अगर आपने ये पॉइंट ऐड कर दिया अपना, तो आपके 100% कुछ ना कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बिलो नॉर्मल मानसून एक्सपेक्टेड दिस ईयर। आईएमडी ने ये चीज़ बोला है कि भाई मानसून रेनफॉल जो है वो ओवरऑल इस साल का कम हो सकता है। ऑफ कोर्स फैक्टर्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, एल नीनो वाला फैक्टर, जहाँ के जो है आपके पैसिफिक जो ओशन है उधर कुछ प्रेशर चेंज के कारण, यानी कि देखिए पैसिफिक ओशन में जो अमेरिका का को पार्ट लगता है, मतलब साउथ अमेरिका का जो पार्ट लगता है, चिले पेरू वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, उधर क्या रहता है, एक वार्म विंड फ्लो करने लगता है रादर देन कोल्ड। ठीक है, तो मतलब जो उनके जो प्रेशर है वो वार्म जब फ्लो करता है, तो उससे क्या, जब कोल्ड फ्लो करता है तो वार्म वाटर को वो कहाँ लेके आता है, इंडियन ओशन की तरफ, एंड तभी आपका जाके एशिया की तरफ समझ लो, और एशिया की तरफ तभी जाके आपका मानसून जो है उस प्रेशर से अंदर आता है। यही एल नीनो में डिफ़र कर जाता है। एल नीनो में क्या होता है, अमेरिकस का जो कोस्टल साइड है उस पर वार्म वाटर आ जाता है, और एशिया का साइड जो है उस पर कोल्ड वाटर आ जाता है, तो इससे प्रेशर क्या है, कम हो जाता है, और मानसून का रेनफॉल भी कम हो जाता है। देखिए ये ना बहुत जिसको समझा हुआ है एल नीनो, दे कैन जस्ट रिवाइज बाय व्हाट आई एक्सप्लेन राइट नाउ, पर जिसको नहीं समझा हुआ है एल नीनो, वो आप ये मत एक्सपेक्ट करो मैं अभी आपको एल नीनो समझाने बैठूंगा, दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। बट आप ये बस समझ लो एल नीनो के इफेक्ट के कारण अभी जो है मानसून जो है कम होगा, क्योंकि प्रेशर चेंज हो जाता है कहाँ पे, ओशन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आज के पेपर में काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स और काफ़ी ये था कि स्टेट के तरफ से एडवर्टीजमेंट था, काफ़ी कंपनीज़ की तरफ से एडवर्टीजमेंट था, तो आप न्यूज़पेपर खुद भी देख सकते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट वो भी बहुत ज़्यादा कंपनी स्पेसिफिक है, उसके एक बार कोई डेवलपमेंट आने चाहिए। जैसे सेबी ने एक ऑर्डर किया है वेदांता को कुछ डिविडेंड पेमेंट के लिए, वेदांता ऑब्वियसली उसके लिए अपील करेगा, तो एक बार थोड़ा सा केस स्टडी और डेवलप होना चाहिए। ये बहुत पुराना केस स्टडी है, जब केन एनर्जी को वेदांता ने टेक ओवर किया था। मैं आपको सब समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, बस ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। और बाकी तो सब कंपनी एकदम कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, या तो फिर वो नॉर्मल जो डेटाबेस से आता है, जीडीपी इतना बढ़ गया, डेफिसिट इतना बढ़ गया, पूरा अदर आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस।